नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो अभी तक इस चैनल पे मैं नहीं कर रहा था, पर अब मैं एक शुरुआत कर रहा हूं। और इस सीरीज़ का नाम साइबर की पाठशाला है, क्योंकि साइबर की पाठशाला हम लोग अक्सर चलाते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये मैं जैसे कि थोड़ा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, तो मुझे पाठशाला वर्ड जो है बहुत मतलब प्यारा लगता है। और साइबर की पाठशाला में हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो करंट के जो साइबर जागरूकता से रिलेटेड, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हैं और लेमन लैंग्वेज में है। मतलब हम आम आदमी किस तरीके से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे इसमें। तो आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो आज थोड़ा पहले ही है, तो इसके लिए थोड़ी इसकी भूमिका बांध देता हूँ कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं हम इसको समझें कैसे। तो दो चीज़ें देखिए, इसमें एक आता है इंटरनेट, ठीक है। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, आज हम सब जान ही रहे हैं। इंटरनेट पे हम डाटा ले रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इंटरनेट बेसिकली है क्या? तो इंटरनेट बेसिकली होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है और एक बड़े पैमाने पे जुड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर लेता है, जिसको कि हम इंटरनेट बोलते हैं। मतलब इंटरनेशनल कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। मसलन अगर मान लीजिए एक छोटे से कमरे में 2 या 3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो एक छोटा सा नेटवर्क है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक छोटा सा नेटवर्क है। नेटवर्क यानी जब भी 2 सिस्टम आपस में कोई जुड़ गए तो वो क्या होगा, एक नेटवर्क बन गया। अब जब एक छोटा सा नेटवर्क है एक छोटे कमरे में, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क पूरे दुनिया भर के एक दूसरे के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरनेट कहलाएगा। तो ये हो गई इंटरनेट की बात। और इंटरनेट पे 2 कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम कंप्यूटर किसको मानते हैं। तो देखिए, हमारा जो एक भारत देश में एक IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें कंप्यूटर की बहुत ही प्यारी परिभाषा दी गई है। और जब हम उस परिभाषा को देखते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे। तो उसका कहना यह है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। एक प्रोसेसर लगा हुआ है और कोई तो डाटा वो इनपुट करता है, ठीक है, लेता है, और कोई एक डाटा आउटपुट देता है। बस वो क्या है, वो कंप्यूटर है। एकदम आसान और सरल शब्दों में। वहाँ पे बहुत सारे जार्गन है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिसके साथ आप उसको पढ़ेंगे तो और डिटेलिंग, उसकी काफ़ी डिटेलिंग होती है, परिभाषाएं वैसी ही होती है। पर मैंने आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बता दिया कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ हो, बस डाटा प्रोसेस करता है, दैट मीन्स वो कंप्यूट करता है, तो वो कंप्यूटर है। इतना पर्याप्त है। तो अब आप देखेंगे कि आपके घरों पे जो स्मार्ट वॉचेस हैं, आपके स्मार्ट दरवाजे हैं, स्मार्ट फ्रिज है, आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, आपका टेबल टॉप है, आपका जो पाम टॉप है, टैबलेट्स हैं, ये सारे डिवाइस गैजेट्स जितने भी हैं, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मज़ेदार चीज़ है ये। अब हम अभी तक 2 चीज़ें देख चुके हैं। पहला इंटरनेट, जो कि नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, और दूसरा कंप्यूटर क्या है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम एक तीसरा एक इम्पॉर्टेंट शब्द आज इस पर डील करेंगे, जो कि साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या है? तो साइबर स्पेस क्या होता है कि ये एक काल्पनिक एक स्पेस है जो कि क्या करता है, हर एक ऐसे कंप्यूटर का जो इंटरनेट स्पेस जिन चीज़ों को भी कवर करता है, मतलब सारे कंप्यूटर एक आभासी दुनिया हमारे लिए गढ़ देता है। ये पूरी की पूरी आभासी दुनिया ही साइबर स्पेस है। मसलन आपका मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से YouTube को देख सकते हो, और YouTube का सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, अमेरिका में कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अब उस सर्वर से आप डाटा ले रहे हो और आप अपने इसमें कंप्यूटर पे देख रहे हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया में अलग अलग जगह से जुड़े हुए हो, आप अपने कंप्यूटर से सबसे जुड़े हुए हो। तो ये जो आपस में एक जाल बनाता है, अंतरजाल बनाता है और एक बहुत बड़ा स्पेस बना लेता है, ये पूरा स्पेस जो है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से कवर अप हो रहा है, ये पूरा का पूरा साइबर स्पेस है। इस साइबर स्पेस में आपका मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, आपके स्मार्ट डिवाइसेस, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया ये लग गया होगा कि साइबर स्पेस कितना फैला हुआ है और साइबर स्पेस में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो साइबर अटैक या साइबर क्राइम, हम ऐसे शब्द सुनते हैं, अब उसको मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये है कि जैसे साइबर क्राइम क्या है, तो ऐसे क्राइम जो साइबर स्पेस में होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे क्राइम क्या होंगे? मसलन किसी ने फ़ोन पे आपके सोशल मीडिया पे आपकी फेक प्रोफाइल बना ली किसी ने, तो वो एक क्राइम है, ठीक है, अटैक का।
तो वो क्या हुआ, एक साइबर क्राइम हो गया। इसी तरीके से जब ऑनलाइन लोगों को ठगा जाता है तो वो क्या होता है, वो भी साइबर क्राइम होता है। अब आए दिन आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि कई तरह के साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड की खबरें आती रहती है और बहुत सारे इशूज़ हैं जिसको हम अलग अलग वीडियोस में एक एक टॉपिक को पकड़ के सेपरेटली डील करने की कोशिश करेंगे। पर आज जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको अपन पकड़ रहे हैं कि क्या होता है कि जब आप व्हाट्सअप चला रहे होते हैं तो व्हाट्सअप पे क्या होता है कि आपको मैसेजेस आते हैं कई तरह के, कोई फ़ोटो भेज दिया, किसी ने कुछ फाइल भेज दी, तो आपको ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो फाइल सुरक्षित है या नहीं है। अगर मान लीजिए वो फाइल असुरक्षित है या ख़तरनाक है तो आपका नुकसान कर सकती है, आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है मतलब वो उसको एक दूसरा आदमी दूर से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकता है, जिसे कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं हैक कर लिया आपका फ़ोन। तो वो खतरा क्या है, .apk फाइल्स। अब ये .apk फाइल्स क्या होती है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली उस मशीन को चला रहा होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे होते हैं, तो एंड्रॉयड जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो अलग अलग तरह के काम करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अलग अलग एप्लीकेशन यानी अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो जो लेटर वगैरह बना रहे हैं उसके लिए आप वर्ड फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वर्ड का क्या है, डॉक्यूमेंट बना रहा है, ठीक है। तो वो जो वर्ड की जो फाइलें होती है उसका सरनेम क्या होता है, आपने कोई भी XYZ नाम रखा, उसके बाद डॉट के बाद DOC डॉक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें कि आप लेटर्स होंगे। इसी तरीके से जो एक्सेल की फाइल होती है उसके आखिरी में .xls ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ कई बार लिखा हुआ मिलेगा, बट वो XLS से आप ये पहचान जाएंगे कि एक्सेल की फाइल है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई PDF है किसी किताब का या किसी पन्ने का, तो PDF के डॉट में .pdf, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है, तो वो PDF लिखा गया। अब इससे आप उसका सरनेम, हम कॉमन बोलचाल की भाषा में उसको सरनेम बोलते रहे कि उस पर्टिकुलर फाइल का सरनेम क्या है। तो सरनेम आप क्या देखते हैं, एक्सटेंशन क्या है दिया हुआ है उसका कि .doc, .pdf, ठीक है, .ppt जो प्रेजेंटेशन फाइल्स होती हैं। तो इस तरीके से आप उसको पहचानेंगे। तो इसी तरीके से जब मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो आखिरी का जो सरनेम होता है वो क्या होता है, .apk होता है। अब मज़ेदार चीज़ देखिए कि जब कभी आप एंड्रॉयड फ़ोन पे, अपने स्मार्टफोन पे कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो ना आपको वो फाइल कभी दिखेगी नहीं, .apk कभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर के सर्वर पे रखा हुआ है और आप वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, है वो APK फाइल ही, बट आपको उसका सरनेम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल फाइल नहीं है, वो अपना एक इनक्रिप्टेड सिस्टम है। इनक्रिप्टेड सिस्टम मतलब एक सुरक्षित तरीका है जिसके थ्रू वो आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, और आपका फ़ोन उसको इंस्टॉल कर रहा है और आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है कि आप ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है। तो जब ये कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के देगा आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन, तो वो क्या रहेगा, .apk खुली फाइल रखी हुई है, तो उसको क्या कहा जाता है, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी तो आप हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड पार्टी है गूगल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, ठीक है। गूगल एंड्रॉयड कंपनी भी जो है, एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है इसका मालिक भी गूगल ही है, ठीक है। गूगल ने इस एंड्रॉयड को किसी ज़माने में खरीद लिया और अब ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। अब जब गूगल का प्ले स्टोर है जहाँ पे सारे ऐप्स रखे हुए हैं, वहाँ से जब आप ऐप करते हैं तो सावधानी पूर्वक और सुरक्षित वो फ़ोन पहचानता है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए ऐप को इंस्टॉल करता है। अब वो ऐप किस काम के लिए बना है वो एक अलग मैटर है। बट जब कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, उसने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया और APK फाइल आपके पास भेज दी, और आपके पास कहाँ से आएगी ये फाइल, आप इंटरनेट पे कुछ डाउनलोड कर रहे हो वहाँ से आ सकती है आपके पास, अदरवाइज़ किसी मैसेजिंग चैनल के माध्यम से आ सकती है, और मोस्ट कॉमनली जो आज के दिन होता है वो व्हाट्सएप के थ्रू आता है। तो आपके व्हाट्सएप पे किसी के अननोन नंबर से या किसी आपके जानने वाले के नंबर से एक ऐसी फाइल आती है जिसके आखिरी में एक्सटेंशन लगा हुआ है .apk, ठीक है। तो अगर .apk का एक्सटेंशन लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन फाइल है, वो एक नॉर्मल फाइल नहीं है। नॉर्मल फाइल नहीं है मतलब वो एक JPG की फाइल नहीं है, यानी कि एक फोटोग्राफ नहीं है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कोई एक्सेल की सीट नहीं है,
ठीक है। वो कोई PDF का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है, वो पूरी तरह से एक एप्लीकेशन है, यानी कि वो किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। और वो मकसद क्या होता है, आपके फ़ोन को हैक करना। आपके फ़ोन को हैक क्यों करना है? आप ऑनलाइन जितने साइबर क्राइम होते हैं, आप सुनते आ रहे थे कि अरे अपना OTP शेयर मत करो, आपके पास कोई लिंक आया है उसको क्लिक मत करो। तो अब क्या किया है, अब ऑनलाइन ठग तो डाल में पात एक कदम आगे बढ़ गए हैं। और एक कदम आगे बढ़ के क्या कर दिया इन्होंने, पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही डाल दिया आपके फ़ोन में, लो पकड़ो। और जैसे ही आप .apk फाइल को टच कर देते हैं तो वो क्या होता है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद वो आपके फ़ोन को क्या कर देगा, सीधे जो हैकर है, जो अपराधी है, उसके पास उसका एक्सेस पहुंच जाएगा। अब आपका फ़ोन आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, ना तो आप अपने फ़ोन को शट डाउन कर पाएंगे, न ही अपने फ़ोन को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और आपके फ़ोन में जितने OTP से आएंगे वो सारे OTP वो खुद देख सकता है। तो वो क्या करेगा, OTP लेते जाएगा और आपके जितना ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी ऐप्स हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, सभी के सबके पिन वो रीसेट करते चले जाएगा अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके। उसके बाद फिर आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर को बदल देगा, लॉक कर देगा। उसके बाद आपके फ़ोन को eSIM में कन्वर्ट कर लेगा। आपके फ़ोन का टोटल एक्सेस उसके पास पहुंच चुका है, ठीक है। सिर्फ आपने कितनी छोटी सी गलती की, आपने बस उसको एक बार टच किया, बस खेल ख़त्म। तो ये सुन के तो बड़ा डरावना लगता है, हम तो मतलब क्या करें क्या आदमी अब। तो इसमें देखिए बचने का एक साधारण सा तरीका ये है कि थोड़ा सा तो जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, उस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स का आप देखिए, उसमें गायरोस्कोप लगा पड़ा है, उसमें GPS सेंसर लगे पड़े हैं, और इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है ये स्मार्टफोन कि मतलब QR कोड आता है, वो डायरेक्टली स्कैन करके उसको रन ही कर देता है सीधे, और पूछता नहीं है। वो पेमेंट ऐप है, अगर किसी ने आपको QR कोड भेजा तो उसको सीधे स्कैन करके सीधे आपसे बोलेगा कि हाँ भैया करो, पेमेंट करो, ओके करो, पिन डालो अपना। मतलब उस लेवल पे स्मार्ट है। तो आपको अगर स्मार्टफोन को डील करना है तो आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। उसका तरीका यही है कि थोड़ा जागरूक रहिए, चीज़ों के बारे में जानिए, समझिए। तो ये जो .apk की फाइल आएगी आपके पास, इसको टच नहीं करना है, इसको सीधे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो जिस आदमी ने भेजा है उस आदमी का पूरा नाम को सिलेक्ट कीजिए एंड डिलीट दिस कन्वर्सेशन कर दीजिए, ठीक है। उसका पूरा चैट को ही पूरा डिलीट मार दीजिए। जो ज़रूरी बातचीत होगी उस आदमी से बात करके फिर आप मंगा सकते हो। कोई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होगा जो आपको दिया होगा उसने कभी भी, वो आप फिर से मंगा सकते हो। और मोस्टली डॉक्यूमेंट्स इंडिया में आज भी फिजिकल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब कागज़ के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। वो कागज़ के पन्ने में होंगे या कुछ फाइल होगी जिसको फ़ोटो खींच के उसने आपको भेजा होगा। कोई इतना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन अभी उस लेवल पे नहीं चल रहा है कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक और बात, ये जो APK फाइल होगा, आखिरी में तो .apk लिखा हुआ होगा, लेकिन फाइल का नाम क्या होगा? तो फाइल का नाम कुछ भी होगा। मसलन बीच में क्या था, PM किसान योजना। देखिए इन लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड वाले हैं, ये लोग जो बहुत पॉपुलर स्कीम्स होती हैं उसको उठाते हैं और उसके नाम को रखते हैं फाइल का नाम, और .apk लास्ट में लिखा रहता है। तो आदमी को लगता है कि PM किसान योजना तो PM किसान से होगा। तो शुरू में जितने हैं जो किसान भाई थे हमारे, वो लोग बहुत ठगे गए, क्योंकि एज़ यूजुअल टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था उनको मालूम नहीं था। और वो क्योंकि PM किसान योजना के तहत उनका कुछ ऋण स्वीकृति या कुछ है, और कोई सी भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो क्या करते थे, वो लोग सीधे उसको क्लिक कर देते थे। जैसे ही उस बटन को, मतलब जैसे ही उस एप्लीकेशन को रन कर दिए, वो फ़ोन हो गया हैक। अब अगर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट का कुछ रखा हुआ है अपने में सिस्टम, तो वो सामने वाला हैकर उसको इस्तेमाल कर लेता था। बाद में जब PM किसान योजना बहुत चल गया, तो उसके बाद महतारी वंदन योजना, तो महतारी वंदन योजना .apk हो गया, वो उस पर ठगना चालू कर दिया। अब एक नया लेटेस्ट चल रहा है कि जो ऑनलाइन चालान भेजे जाते हैं, तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये ऐसा भी होता है, तो अब उन्होंने क्या किया, ठगों ने e-चालान .apk कर दिया। देखिए अगर आपके पास गवर्नमेंट ई-चालान भेजेगी भी, तो ई-चालान .pdf होना चाहिए ना। वो PDF डॉक्यूमेंट होगा आपके पास जो आएगा, जो आपके पास चालान आएगा, या JPG फॉर्मेट में होगा या तो डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन वो क्या है, APK लिखा है, मतलब क्यों एप्लीकेशन फाइल है, मतलब ई-चालान तो हरगिज नहीं है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कभी भी ई-चालान आपको APK फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। APK मतलब ही एप्लीकेशन फाइल है। वो एप्लीकेशन फाइल सीधे रन कर जाएगा, वो रन करेगा और आपके फ़ोन को कर लेगा हैक।
तो आपको रहना है अलर्ट, आपको बनना है समझदार। आप जितना ज़्यादा चतुर बनेंगे, चालाक बनेंगे, जितना आप समझदार बनेंगे, सीखेंगे चीज़ों के बारे में, उतना आप बच के रहेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ा खतरा है वो APK फाइल्स का है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक, कुछ बचने के रास्ते हैं। बीमारी है तो इलाज भी है। जैसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप सीधे सीधे उस पूरे चैट को ही डिलीट मारिए। अननोन नंबर से है चाहे नोन नंबर से, अगर किसी नोन नंबर से भी APK फाइल आई है तो वो उसका फ़ोन हैक हो चुका है, और उसके फ़ोन को हैक करके, उसके व्हाट्सएप को हैक करके, उसके थ्रू आपके पास आया है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से चलते रहेगा। और जैसे ही APK को कोई रन करता है तो ये फिर वो हैकर के पास उसका फ़ोन का एक्सेस पहुंच जाएगा। उसने शिकार तो राम को बनाया था, पर राम के थ्रू राम, श्याम, मोहन जितने भी हैं सब के सब शिकार हो चुके हैं अब। ठीक है, अब कोई नहीं बचा है। तो उसने एक भेजा, बीमारी की तरफ फैलता है ये, इसीलिए इसको वायरस प्रोग्राम भी बोलते हैं। बहरहाल APK फाइल्स एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं। तो अब देखिए आप इससे बचेंगे कैसे। एंड्रॉयड फ़ोन जितने नए वर्सन आ रहे हैं उसमें सिक्योरिटी के नए नए तरीके हैं। तो अब इसमें सिक्योरिटी के नए तरीके कैसे आ रहे हैं कि जो पुराने उसमें रहता था कि थर्ड पार्टी ऐप परमिशन ऐसे करके एक आपको सेटिंग्स में मिलता था। ठीक है, जब आप ऐप्स की सेटिंग में जाएंगे तो थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल के लिए आप वहीं से डायरेक्ट परमिशन दे सकते थे। परमिशन या तो अलाउ करते थे या डिसअलाउ करते थे। ठीक है, आपने उसको अगर ऑन कर दिया तो वो अलाउ कर देता था, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सीधे इंस्टॉल करेगा। और अगर आपने उसको डिसअलाउ किया है तो जब भी थर्ड पार्टी को आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे या खुद से इंस्टॉल होने की कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा कि ये थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया है एंड्रॉयड के फ़ोन्स में, जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ एक फ़ोन्स में मैंने जितना देखा, अब इन्होंने क्या कर दिया, सोर्स कि थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन के लिए क्या आप इस सोर्स को बिलीव करते हो क्या नहीं। आपको अगर इस सोर्स के ऊपर विश्वास है, जिस सोर्स से आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे गूगल प्ले स्टोर और जीमेल, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सारे आपको ऐप्स दिखेंगे। और वो सारे अगर आपको ऑन दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने सबको परमिशन दे दी है कि अगर मान लीजिए टेलीग्राम से कोई ऐप आया, इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप से एंड्रॉयड में। अगर व्हाट्सअप से कोई थर्ड पार्टी ऐप आपने डाउनलोड किया है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको डिसेबल कर देना है, जितने भी हैं। आप किसी भी सोर्स को रिलायबल सोर्स की तरह रखिए ही मत थर्ड पार्टी के लिए, सबको ऑफ कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो भी रहा है, आपने जैसे टच भी कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या थर्ड पार्टी ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर हाँ, तो वो सेटिंग्स में जाके आप अलाउ कीजिए। तो आपका दिमाग खटकेगा ना, अरे सेटिंग्स में जाने के लिए क्यों बोल रहा है। आपको सोचने के लिए टाइम मिला ना, ये ज़रूरी है। आपको एक सेफ टाइमिंग चाहिए होता है, एक सेकंड थॉट के लिए। ठगों का पहला मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि आपके अंदर एक हड़बड़ी पैदा कर दें, कि जैसे वो अभी एक आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट का चला था, उसके ऊपर एक और अलग से पूरा सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। बट उसमें क्या होता है कि एक आदमी पुलिस के ड्रेस में आएगा और आपको सीधे बोलेगा आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है, आपके नाम से ड्रग्स मंगाया गया था, अमका है ढिमका है, अगर आप बचना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़े रहो, ये इस फ़ोन को आप डिस्कनेक्ट मत करना। और मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है लोग कैसे करके ये इसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब पहली बार मैंने उसका न्यूज़ देखा था कि डिजिटली अरेस्ट कर लिया, मैं बोला पूरे के पूरे, उस टाइम CRPC चलता था, अभी BNSS है, एक डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कानून में कहीं पे। फिर भी लोगों को उन्होंने उससे भी बेवकूफ़ बना दिया। मतलब क्या उड़ती उड़ती बातों का जो एक मतलब हवा बनी रहती है, उसका कैसे मिसयूज़ किया जाता है और डरा दिया जाता है। डर, लालच, ये कुछ प्राइमरी फैक्टर से जिससे आदमी ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है। अज्ञानता, देखिए विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, विक्टिम शेमिंग करने में हमारा कोई यकीन नहीं है, लेकिन बेस तो यही है ना ठगी का कि आप अज्ञानी थे, ठीक है, आप नहीं जानते हैं चीज़ों के बारे में, इसलिए ठगी के शिकार है। दूसरा लालच है, आपकी लॉटरी निकल आई है, आपने टिकट नहीं खरीदा, आपकी लॉटरी कहाँ से आ गई, तो वो। फिर तीसरा डर, आपके अंदर एक डर पैदा किया जाएगा, आप अपराधी हो, हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, अब आप बच नहीं सकते कानून के पंजे से। कानून का पंजा नहीं होता भाई, पहली बात तो, ठीक है। और अगर आपने कोई अपराध किया है तो आएगी लोकल पुलिस आपको पकड़ने के लिए, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आपके घर आएगी, बाकायदा गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा के ले जाएगी, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब गरज पड़ी रहेगी कानून की, कानून खुद आपके दरवाजे पे आएगी आपको उठाने के लिए, वो डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, ठीक है, अगर आप सचमुच के क्रिमिनल हो तब भी, ठीक। तो पहली बात तो आप एक बार सोचो तो सही, आपने ऐसा क्या क्राइम किया है, मतलब उसने बोल दिया कुछ भी आपने मान लिया। एक बड़ा विचित्र मतलब कॉल आता है, मेरे सामने आया है, मतलब हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के पास, कि वो
ये पता चल जाता है कि कौन सा किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अगर आपका फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हैक हो गया तो। क्योंकि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में नाम लिखते हैं, उसके आगे उसका पोजीशन लिख देते हैं, मतलब कि लोकेशन कहाँ का है, इंदौर का नंबर है, दिल्ली का नंबर है, कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए किसी को लिख दिया राहुल दिल्ली, तो मतलब राहुल का है, दिल्ली का है, राहुल बेटा दिल्ली, ठीक है। या फिर वो सोनिया डॉटर मुंबई, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब ठगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो देखते हैं कि इस आदमी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर लिखा हुआ है, राहुल बेटा लिखा हुआ है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, आपको फ़ोन लगाते हैं उस आदमी को, जो सामने वाले को, कि हेलो मैं क्राइम ब्रांच इंदौर से बोल रहा हूँ, आपका बेटा इंदौर में है? अच्छा, तो आपके बेटे को हमने सीधे रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। मतलब सीधा ही रेप केस, छोटा मोटा केस भी नहीं, चोरी, पॉकेट मारी, मारपीटाई, कुछ नहीं, सीधे रेप केस में पकड़ लिया है। उसकी जमानत नहीं हो सकती। आपके बेटे को सीधे मर्डर केस में ही पकड़ लिया हमने। मतलब कोई छोटा मोटा केस है नहीं। अब मतलब बच्चा क्या है, घर से बाहर गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ किसी कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, किसी काम से गया होगा। तो ये घर वाले, मतलब ये देखिए, इसको बोलूँगा अज्ञानता और डर दोनों एक साथ, कि भाई आपने अपने बच्चे को क्या परवरिश दी है? क्या आप यकीन कर रहे हो कि आपका बच्चा ऐसा अपराध कर सकता है? आप एक बार सोचो तो सही। और मतलब वो सीधा बोला और आपने मान लिया, और वो सीधे उसके बाद फिर सीधे डीलिंग चालू कर देगा कि अगर आप बचना चाहते हो तो वो इतने लाख रुपए फलाना अकाउंट पे डाल दो। अरे भाई, मतलब दिमाग तो खड़काओ, पहले अपने बेटे का फ़ोन तो लगा लो, एक बार फ़ोन काटो तत्काल। अरे यार, पहले बच्चा मेरा किस हाल में, पहले उसका फ़ोन कहाँ है पता तो करो, एक बार कॉल करके तो देखो उसको कि बेटा कहाँ है तू। तो फिर वो ठगाने के बाद, पूरे बर्बाद होने के बाद वो फ़ोन करते हैं। अरे ऐसा थोड़े होता है। एटलीस्ट एक बार सोचना है आपको, ठीक है। सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए भी रुक जाओगे ना, थोड़ा सा स्लो चलिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप करोड़पति बन गए, 1 करोड़ रुपये अपने खाते में पाना है, तत्काल इस पर आप इसमें इनकम टैक्स का पैसा भर दीजिए। अरे पहले पैसा तो आने दो, टैक्स का पैसा बाद में भर देंगे, हड़बड़ा क्यों रहे हो इतना, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आधे से ज़्यादा साइबर क्राइम इसी मोडस ऑपरेंडी पे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली एपीके फाइल्स था। एपीके फाइल क्या करता है, ये साइबर अपराधियों का काम बहुत आसान कर देता है। और एक बार आपका फ़ोन उनके एक्सेस, आपका फ़ोन का एक्सेस उन्होंने ले लिया, तो आपका फ़ोन एक तरह से टेम्परेरी डिसेबल्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और वो थोड़ा देर उनके लिए बहुत ज़्यादा समय रहता है। वो बाकायदा सबसे पहले जितनी भी चीज़ों का, मैक्सिमम चीज़ों का, पेमेंट ऐप्स का, और आपके फ़ोन का पिन, और आपके जीमेल का पासवर्ड, आपके आधार नंबर को, इन सारी चीज़ों को डिसेबल करने में वो पहला 15 मिनट लगाते हैं। और एक बार आपका फ़ोन, आपका आधार नंबर आपका इनएक्सेसिबल हो गया, उसके बाद फिर आप अपने नया सिम कार्ड नहीं ले सकते, और आप अपने सिम कार्ड को फिर से रीशू नहीं करा सकते। आपका मतलब चीज़ें कैसे प्रॉब्लमेटिक होती हैं एक सेंट्रलाइज्ड किसी से लॉक हो जाने की वजह से। बट वो एक अलग टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर हम किसी एक्सपर्ट से आपको बात करने की कोशिश करेंगे कभी। पर जितना देर आपका फ़ोन डिसेबल रहेगा तब तक वो सारी है ठगी का काम फिर वो चालू कर देगा। तो आपका बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आंखें खोल के रखिए, कोई भी मैसेज आएगा तत्काल क्लिक मत कीजिए, देख तो लीजिए किसके पास से आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वो फाइल फॉर्मेट में है तो 101% आपको पढ़ना ही है कि क्या वो जेपीजी है, क्या वो मूवी का कोई फाइल है, क्या वो AVI है, उसके आखिरी में क्या लिखा हुआ है। तो अगर वो APK लिखा हुआ है तो भाई साहब वो एप्लीकेशन फाइल है, 100% फ़ोन हैकिंग का कोई ऐप है, ठीक है। और आप डाटा सेवर मोड में अपने व्हाट्सएप को रख लीजिए कि जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑटो डाउनलोड फैसिलिटी आपने दे रखा है तो वो फिर वो फाइल को आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड मारेगा। ऑटोमेटिकली डाउनलोड मारा तो ऑटोमेटिकली रन भी हो जाएगा फिर वो। तो आपको डाटा सेवर मोड में डालिए कि कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो जब तक आप डाउनलोड ना करें तब तक वो डाउनलोड ना हो। व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाइए, देखिए सेटिंग्स के ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस वहाँ दिखेंगे। और व्हाट्सएप को 2 लेयर ऑथेंटिकेशन कर दीजिए। आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब आप उसमें जब पिन डालेंगे ना, पिन सेट कीजिए, अपना एक जीमेल आईडी उसमें आपको मांगेगा, जो जीमेल आईडी आप चलाते हैं उसको आप उसमें डालिए और अपना पिन सेट कीजिए, ठीक है, जिससे आपका व्हाट्सअप पिन या पैटर्न के बाद ही खुले, डायरेक्टली ना खुले, ठीक है। उसमें आपको एक पैटर्न, और ये सारी चीज़ें आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना के उसमें नोट कीजिए कि व्हाट्सअप का आपने पैटर्न क्या बनाया है, आपने क्या पिन सेट किया है, कौन सा जीमेल, इसको नोट करके उस डायरी को कहीं सुरक्षित जगह पर रखिए ताकि हर कोई उसको देख ना पाए। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ें ऐसा होता है।
और जीमेल का पासवर्ड जब भी आप बनाते हैं तो कम से कम 15 अक्षर का बनाइए, उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, ये सारे होने चाहिए। अगर आपको आज के वक्त में जीना है तो बगैर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए आप जी नहीं सकते, और अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो सावधानी बरतना ज़रूरी है, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे ही सही, पर आप इन चीज़ों की आदत डालिए, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं चलेगा। बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं चलने वाला, बगैर स्मार्टफोन के हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है, अगर आपको इंटरनेट की दुनिया इस्तेमाल करना है, अगर इस साइबर स्पेस का आपको हिस्सा बने रहना है तो सीखना पड़ेगा। सुरक्षित रहना ज़रूरी है, ऑनलाइन सुरक्षित रहना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि पीस ऑफ माइंड, मतलब आपका दिमाग शांत रहे, रिलैक्स होकर जी सके नॉर्मल तरीके से। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन अलर्ट रहें, थोड़ी सी सावधानी, ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी, जीवन भर आसानी, यही मूल मंत्र होता है साइबर का। तो थोड़ी सी सावधानी रखिए और आप सुरक्षित रहेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आज हमने जानी। एपीके फाइल्स होती हैं, जो एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं, टच नहीं करना है, सीधे डिलीट करना है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे डिलीट करें, बैक आइए, कन्वर्सेशन को पूरा, उस आदमी के नाम को सेलेक्ट कीजिए, पूरा कन्वर्सेशन को उसके डिलीट कर दीजिए, ठीक है, सारे फाइल्स चली जाएंगी। दूसरा, अपने फाइल फोल्डर में जाके देखिए क्या कोई .apk वाली कोई फाइल गलती से डाउनलोड तो नहीं हो गई है। हो गई है, वहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ से भी डिलीट कर दीजिए। फ़ोन का डाटा ऑफ कीजिए, फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है, एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए रीस्टार्ट, और उसके बाद फिर डाटा ऑन कीजिए, ठीक है। जब इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डाटा ऑफ करके रख दीजिए फ़ोन का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप डाटा ऑफ करके रखे रहेंगे तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन, किसी भी सोर्स को आप रिलाय मत कीजिए, आप सारे को फिर वो ऑफ करके रखिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को परमिशन ऑफ करके रखिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन ऑफ करके रखना है, ठीक है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आप बहुत हद तक सेफ चल रहे हैं, ठीक है। इतना कीजिए, देखिए आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। और हमारे ये जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और अभी लेके आऊँगा। तो साइबर की पाठशाला में आज ये पहला ही पाठ था कि एपीके फाइल्स को इंस्टॉल नहीं करने देना अपने फ़ोन में, चाहे कुछ हो जाए, टच नहीं करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो साइबर सेफ्टी के ऊपर था आज का ये हमारा साइबर की पाठशाला का पहला वीडियो। हम ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, बनाते रहेंगे, और जो घट रहा है अभी वर्तमान समय में उसके ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो साइबर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आप निश्चिंत रह सकें, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।